हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री। इसमें हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। तो अगर हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में देखें तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो एज अ नेशन स्टेट बिल्डिंग में हुआ था। वहाँ पर लोग जिस बैनर के तले यूनाइट हुए थे वो बैनर ये था कि सारे लोग वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान थे और वो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो उन्हीं के वहाँ का था जहाँ पे इम्परस राज करते थे, डायनेस्टीज यानी वंश जो है वो राज करते थे। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम इंडिया में देखें या इंडिया की तरह कुछ और कंट्रीज जैसे वियतनाम में देखें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो नेशनलिज्म राइज हो रहा था वो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में था, वो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में था। इंडिया जैसे कि अभी भी एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है तब भी थी, अब तो सारे लोग संविधान को मान रहे हैं, एक जो है एक सूत्र में बंधे हुए हैं, लेकिन तब वो भी नहीं था। ठीक है, तो वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी, आप पिछली क्लासेस में ये सब पढ़े हुए हो। लेकिन इन सब लड़ाई के बावजूद ये था कि सारे लोग मतलब वो सारे जो आपस में लड़ते थे वो एक ही चीज़ के सताए हुए थे और वो कॉलोनिज्म के सताए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए जब सबकी पीड़ा एक ही थी तो इस पीड़ा से निपटने के लिए सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि क्यों यहाँ पे और किस तरीके से नेशनलिज्म यहाँ पर आ रहा था। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं था कि इनके आपस के बीच के क्लेशेस खत्म हो गए थे, ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि चलो मिल करके पहले एक बड़े दुश्मन से निपटते हैं। विश्व की और भी क्रांतियाँ इस तरीके से हुई हैं। तो अब यहाँ पे आपस में भी कभी कभी क्लेशेस ज़्यादा होने लगते थे जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते थे। फूट डालो और राज करो जो आपने सुना है वो सब वही इसी के अंदर करते थे। लेकिन जब भी इनके अंदर ये जो सता रहे थे, इनके अत्याचार जब ज़्यादा उफान मारते थे तो ये लोग आपस में यूनाइट हो जाते थे। तो गांधी जी जैसे लीडर उस समय यही काम कर रहे थे कि इनको आपस में जो है यूनाइट करने का काम कर रहे थे। इसी कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में, कॉलोनिज्म किसका था, ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, यानी उनके नियम कानून होते थे, वो जैसे चाहे उसको इम्प्लाई करें, इन लोगों को बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि पिछली जो किताबें हैं, पिछली क्लासेस में आपने जो 20वीं सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड है वहाँ तक का आपने पूरा सब पढ़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1920s के आगे से पढ़ेंगे और लगभग 1932 के आसपास तक की हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, आपका अगर बड़े मूवमेंट देखें तो नॉन कोऑपरेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये दो बड़े मूवमेंट हैं, दो बड़े आंदोलन हैं और इसके साथ में आपका रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी के बारे में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक, और ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है और अब आगे हम देखते हैं पहली हेडिंग जिसका नेम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये इस यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर कह लो या फर्स्ट हेडिंग कह लो, ये हो जाएगी। राइट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को देखते हैं। एक्चुअली यहीं से ये पूरा रिलेट होता है, इसका पूरा यहाँ पे इम्पैक्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक होता है, 1914 से 1918 तक होता है। ठीक, जिसमें दो पावर होती है, एक आपके सेंट्रल पावर होती है, दूसरी आपके अलाइड फोर्सेस होती हैं। ब्रिटेन जो होता है वो अलाइड फोर्सेस की तरफ से होता है। राइट, और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इंडिया को उस समय कॉलोनी बनाए हुए होता है, यानी इंडिया उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी होती है। अब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब पर किसका कब्जा है, ब्रिटेन का कब्जा है। रिसोर्सेज में आपके ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाते हैं। राइट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस वार में क्या होता है भाई, वार जब भी होता है तो चाहे जीतने वाले हों चाहे हारने वाले हों, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है सबका। ठीक, और जब वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें हों, काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी की वहाँ पर लॉस हुई थी। तो वार की वजह से यहाँ पे प्राइस राइज काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक, वार लोन्स वगैरह बढ़ गए और आप ये समझ लो कि 1913 से 18 के बीच में जो प्राइसेस थे चीज़ों के वो डबल हो गए। यानी जो आप समझ लीजिए कि जो गरीब लोग होंगे उनके खाने तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। राइट, लेकिन साथ में एक बात और भी थी, मतलब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके साथ में जो ब्रिटेन वाले हैं तो इंडिया में यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती सेना में रिक्रूट करा रहे थे। यानी ब्रिटेन वार कर रहा है, हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको क्या मतलब है, हम डायरेक्टली वार थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन सोल्जर्स कहाँ से जा रहे हैं, सोल्जर्स यहीं
इंडिया से जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जैसे जो खर्चे बढ़े यहाँ पे, तो अब वो खर्चा पूरा करने के लिए क्या हुआ, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, यानी और प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई। तो क्या होगा, लोगों के अंदर एक तरीके से गुस्सा आएगा इनके खिलाफ और आंदोलन शुरू ही करेंगे, क्योंकि समस्या वहाँ कम तो हो नहीं रही थी। जैसे 1921 तक आते आते वहाँ पे फूड की इतनी शार्टेज पड़ गई कि वहाँ पे, और इसके अलावा क्रॉप फेलियर भी हो गया, यानी फसल की पैदावार नहीं होती और फाइमाइन पड़ जाती है, मतलब भूखमरी, अकाल, ठीक है, पड़ जाता है, और लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, राइट। अब यहाँ पे लोग जब मूवमेंट करना चाहें तो उनको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत हो जो इन सबको एक जगह पे यूनाइट कर सके, और ऐसे लीडर के फॉर्म में उस समय महात्मा गांधी इंडिया में आए। तो इसके अंदर की हेडिंग है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक, इसको हम 1.1 लिख सकते हैं। तो देखो, गांधी जी अफ्रीका में थे, 1915 में लौट करके आए। अफ्रीका में भी इसके पहले एक सक्सेसफुल मूवमेंट कर चुके थे, एक आंदोलन वहाँ पे कर चुके थे जो कलर्ड पीपल थे उनकी तरफ से, जो कि वहाँ पे कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया था और उसमें वो सफल रहे थे। गांधी मूवी है, यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे सक्सेसफुल होकर के आए। फिर जब वो इंडिया में आए तो तड़ातड़ उन्होंने 3 आंदोलन किए और तीनों में उनको सफलता मिली, 1916, 17 और 18। 16 में क्या हुआ, बिहार में आए ये, बिहार के चंपारण में। आपको पता होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, रूलिंग दी कंट्री साइड। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में जो इंडिगो का फार्मेशन हो रहा था, और जब वहाँ से शिफ्ट हुआ तो वहाँ से फार्मेशन शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ गया था, बिहार के चंपारण में आ गया था। अब यहाँ पे प्लांटेशन से लोग काफ़ी परेशान थे, इंडिगो की प्लांटेशन से, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो की फार्मेशन करवाते थे, फूड क्रॉप को ग्रो नहीं करने देते थे, और फिर जो फार्मेशन करते भी थे तो फिर अपने मनचाहे रेट पर उसको सेल भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। गांधी जी आए, इनकी तरफ से उन्होंने सत्याग्रह किया। अभी सत्याग्रह पर बात करते हैं कि क्या होता है। सत्याग्रह किया और इनको यहाँ पर सफलता मिली गांधी जी को। फिर गुजरात के खेड़ा में गांधी जी की ही लीडरशिप में एक आंदोलन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि फूड उस टाइम पे यहाँ पे फसल अच्छी हुई नहीं थी, लेकिन जो लैंड का रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, टैक्सेज और सेस ज़्यादा बढ़े हुए थे, बेगार लोगों को खूब करना पड़ता। जो लैंडलॉर्ड थे और ज़मींदार थे उनके यहाँ पे, या अंग्रेज ऑफिशियल्स थे, तो गांधी जी गए, उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह किया और यहाँ पर भी गांधी जी की जीत होती है। फिर 1980 में अहमदाबाद, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे मिल वर्कर्स जो हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उनकी फेवर में गांधी जी ने यहाँ पर भी जाकर के सत्याग्रह किया और यहाँ पर भी उनको जीत मिली। यानी गांधी जी बिल्कुल मसीहा की तरह आए और एकदम से छा गए। छा किसके बल पर गए, इसी सत्याग्रह के बल पर। अब देखते हैं सत्याग्रह क्या होता है, क्योंकि इस पे कमेंट लिखने को आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सब कहीं पे, चाहे कंपटीशन वालों के लिए हो जो आंसर राइटिंग करते हो, या गांधी जी से रिलेटेड जो एस्से वगैरह लिखते हो, या फिर बोर्ड एग्जाम की बात हो। सत्याग्रह का जैसा मतलब है सत्य के लिए आग्रह, ठीक, सत्य के लिए किसी को आग्रह करना, यानी कॉल फॉर द ट्रूथ। गांधी जी का ये मानना था कि जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक, जो गुड क्वालिटीज़ हैं, चाहे सत्यता हो, अहिंसा हो, यानी जितने भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो मनुष्य के हृदय के अंदर छिपे होते हैं। अगर वो बाहर से खराब भी है, अगर वो खराब व्यक्ति है, फिर भी ये अच्छाइयाँ उसके अंदर छिपी हुई है। अगर बहुत निर्दयी आदमी है, उसके अंदर भी हृदय में दया छिपी हुई है। तो हमें ये करना चाहिए कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि उसके अंदर की जो दया है उसको जागृत करें, उसको जगाएं। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसमें फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको वही मूल्य के साथ उससे पेश आएँ जो हम चाहते हैं, और कभी ना कभी वो पिघल ही जाएगा। गांधी जी का ये मानना था, और इन चीज़ों के लिए पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक। तो गांधी जी ट्रुथ को रियल धर्म मानते थे, नॉन वायलेंस को प्रेफरेंस देते थे, प्रेफरेंस क्या नॉन वायलेंस ही मानते थे, यानी अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते थे, और इसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सबको चलाना चाहते थे कि आप इसी के सहारे जो है ब्रिटिशर्स को बाहर भेज सकते हो और इनसे न्याय मांग सकते हो, इनसे न्याय ले सकते हो, ठीक। तो ये क्या था, ये सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह के सहारे इन 3 आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे और अपनी बातें मनवा चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं। गांधी जी चूँकि अब इन 3 खटाखट जो आंदोलन हुए इससे उत्साहित हुए, तो इसके बाद फिर आगे होता क्या है
और फिर गांधी जी का आगे क्या काम होता है वो भी देखते हैं। तो होता यह है कि 1919 में आता है रॉलेट एक्ट, क्योंकि देखो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, इन 3 जगह तो गांधी जी के नेतृत्व में ही जो नेशनलिस्ट थे वो काम किए, और वहाँ पे उन्होंने जो अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध भी किया और सक्सेस भी हुए। लेकिन ऐसा ही नहीं था कि बस इन्हीं 3 जगह पे मूवमेंट हुए केवल गांधी जी के लीडरशिप में, और भी फ्रीडम फाइटर्स थे, और भी सोशल ग्रुप्स थे, लोग थे जो अंग्रेज़ों का कंटिन्यू विरोध कर रहे थे, यानी नेशनलिज्म राइज हो रहा था। तो अंग्रेज़ों को उससे प्रॉब्लम थी, तो उसको सप्रेस करने के लिए यानी उसको दबाने के लिए अंग्रेजी एक्ट लेकर के आए थे 1919 में। इस एक्ट में क्या था कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक, वो कोई अपील नहीं कर सकता कोर्ट में कोई हियरिंग नहीं होगी उसकी, और 2 साल तक के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है या डिटेंशन किया जा सकता है उसका, यानी नज़रबंद किया जा सकता है, ठीक। यानी इस कानून को ब्लैक लॉ बोला गया, काला कानून बोला गया, और गांधी जी ने इस कानून के बारे में कहा था कि ये कानून ऐसा है जिसके लिए न वकील, न दलील, न अपील, न वकील का मतलब नो लॉयर, न दलील का मतलब नो हियरिंग, न अपील का मतलब कोई अपील नहीं, ठीक। तो इस तरीके का एक्ट था। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि इस तरीके का कानून है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो अपनी बात मनवाने के लिए बाहर आते हैं और उनको इस तरीके से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनकी पिटाई करती है, जेल में डाल देती है, तो कैसे क्या होगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा हम शुरू करेंगे इसके लिए भी क्या, सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह शुरू करें, यानी इसका नाम क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह होगा, राइट। तो अब इसमें देखो कोई भी आंदोलन होता है तो एक चीज़ उसमें सब में कॉमन होती है। आपके आसपास भी जब भी काम बंद होता है, जैसे अभी आप लोग सुने भी होंगे भारत बंद, कई बार भारत बंद हुआ है, तो आप जानते भी होंगे किस तरह आंदोलन होते हैं। लोग क्या करते हैं, जो सरकारी ऑफिसेज होती हैं वो छोड़ देते हैं, यानी लोगों ने पढ़ाई करने वालों ने सरकारी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। ये अभी आप सब में देखो, चाहे रॉलेट सत्याग्रह हो या नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, राइट। तो इन्होंने छोड़ दिया। जो टीचर्स थे उन्होंने यहाँ इन सरकारी जो ऑफिसेज थे वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया, सरकारी ऑफिसेज में लोगों ने काम करना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट पे प्रैक्टिस छोड़ दी, इस तरीके से लोगों ने सब छोड़ दिया। जो फॉरेन गुड्स थे उनका जो है लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सत्याग्रह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा आगे। लेकिन हुआ क्या, 10 अप्रैल को एक जगह पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लाठीचार्ज कर दी लोगों पे, जो लोग वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी, और यहाँ से चीज़ें थोड़ा वायलेंट हो गई। यानी जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई तो जो पब्लिक थी, यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी थोड़ा क्या हो गए, वायलेंट हो गए। देखो यहाँ पर एक बात है कि गांधी जी तो नॉन वायलेंस के लिए अपील कर रहे थे, यानी कि वो अहिंसा के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन अहिंसा कहने सुनने जितनी अच्छी लगती है उतनी बेहतर वो फॉलो नहीं कर मिलती है, ठीक है। वो फॉलो करने के लिए फिर गांधी जी जैसा ही आदमी चाहिए। जैसे गांधी जी का ये कहना है कि आप कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल उसके आगे कर दो, और फिर गांधी जी ये बताते हैं कि इससे उसको लगेगा कि वो गलत कर रहा है और फिर उसको ये चीज़ फील होगी, वो फिर ऐसा इंजस्टिस नहीं करेगा। लेकिन बात ये है, क्या हम वो एक थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने के लिए तैयार होते हैं? क्या हमारी मेंटेलिटी या हमारे अंदर से ऐसी ही फीलिंग आती है? उस टाइम पे नहीं आती है। यानी अगर हमारे पास, एक तो तब आती है जब या तो हम बहुत दबे कुचले हों, बहुत गरीब हों, हमारे पास कोई मतलब बहुत वहाँ पे पुअर हो, अगर हमारे पास हल्की सी भी पावर है तुरंत रिएक्ट करते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर था, भीड़ थी, उसने वायलेंट हो गई। तो जब वायलेंट हो गई तब समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो गई, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो उनके पास रिप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा थी, राइट। और मार्शल लॉ लागू हो गया इसके बाद में। मार्शल लॉ जो एक हिसाब से सेना का रूल होता है वो लागू हो जाता है। देन यहाँ पर एक इंसिडेंट और होती है जो काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है, काफ़ी ज़्यादा बदनाम है इतिहास में, और वो है आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 की डेट होती है, ठीक। और लोग वहाँ पे पंजाब के अमृतसर में लोग पीसफुल वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक, यानी विरोध प्रदर्शन की, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। साथ में बैसाखी का मेला लगा होता है, तो वहाँ पे जो है चिल्ड्रेन, वुमेन, ये सारी लोग भी वहाँ पर होते हैं। जलियांवाला बाग एक ऐसे होता है जिसका एक ही गेट होता है बाहर निकलने का। जनरल डायर वहाँ पे जाता है अपने सैनिक को लेकर के, यहाँ पे लगाता है और फिर फायरिंग का आर्डर कर देता है। वहाँ पे सारे बीवी बच्चे, जो मतलब लोगों के बीवी बच्चे भी गए थे, औरतें थी, सारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। और इसके बाद में फिर जो ये
आंदोलन है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है। लोग सरकारी कोर्ट्स पे, लैंडलॉर्ड्स के घरों पे, इस सब जगह पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी को भी काफ़ी निराशा होती है और फिर क्या होता है, गांधी जी इस जो रॉलेट सत्याग्रह इसको कर देते हैं कॉल्ड ऑफ, यानी कि इसको वापस ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉलेट सत्याग्रह होता है इसका एक हिसाब से फेलियर हो जाता है, और फेलियर हो जाने का यही एक रीज़न होता है कि बहुत ही स्ट्रेटजिक मूवमेंट ये नहीं होता है, शायद इतना एक्सपेक्टेशन नहीं हुई होती है लोगों को इस तरीके से। खैर, तो अब आगे बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। फर्स्ट वर्ल्ड वार और उससे आगे जान लीजिए, इतनी जानकारी हम लोगों ने ले ली। खिलाफत मूवमेंट तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ रॉलेट सत्याग्रह के बाद में गांधी जी भी ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जो हमारा मूवमेंट था वो काफ़ी कम एरिया तक लिमिटेड था, ठीक। और ये जो पूरा मूवमेंट था, यानी जो नेशनलिज्म का राइज था इस कॉलोनिज्म के खिलाफ में, इसके लिए सभी सोशल ग्रुप, सारे लोग एक तरीके से यूनाइट नहीं थे। और वहाँ पे जो दो बड़े ग्रुप जो यूनाइटेड नहीं थे वो आपके थे हिंदू और मुस्लिम्स। ये यूनाइट नहीं थे, राइट, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का आपको पता ही है, जब से सिंस दी इन्वेजन, यानी जब से आक्रमण हुआ तब से जो है इनके बीच टेंस तो तब से ही चलता रहता था, आज भी चल ही रहा है, राइट। तो गांधी जी ने यहाँ पर ये देखा कि इन लोगों को यूनाइट किया जाए। तो यूनाइट करने में ये हुआ कि खिलाफत मूवमेंट जो था वहाँ उसको गांधी जी ने देखा और उसको भुनाने की कोशिश की। देखो खिलाफत मूवमेंट क्या है, अब यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, जिसके बारे में भी आपने देखा, और आपने ये देखा कि जो इंडियन लोग थे इनकी रिक्रूटमेंट होती है, यानी इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे जाते थे लड़ने, राइट। तो इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे लड़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन एक तरफ है और दूसरे तरफ यानी जो सेंट्रल फोर्सेज है उसमें एक तरफ ऑटोमन अम्पायर भी है, ठीक है, ऑटोमन अम्पायर है। ऑटोमन अम्पायर में इसका जो रूलर है, ठीक है, वो जो रूलर है वो रिलीजियस लीडर है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का, रिलीजियस कह सकते हो, स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का। तो यहाँ पे जब इंडिया ब्रिटेन की हेल्प कर रहा होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो भाई सोल्जर्स में मुस्लिम्स भी जा रहे होंगे, और वैसे भी इंडिया जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो हिंदू मुस्लिम सारे लोग तो इंडियंस हैं यहाँ पे। तो ब्रिटेन को सोल्जर्स इसी कंडीशन पे सप्लाई किए जाते हैं, ब्रिटेन की इसीलिए हेल्प की जाती है, यानी कुछ मांगे जो रखी जाती है उसमें इंडिया एक मांग ये भी रखता है कि जब आप वर्ल्ड वार जीत जाओगे तो ये जो ऑटोमन अम्पायर है इसके खिलाफ आप ज़्यादा कड़े एक्शन नहीं लोगे। ब्रिटेन इस टाइम तो मान जाता है, लेकिन जब ब्रिटेन वॉर जीत जाता है तो यहाँ पे काफ़ी हार्श कंडीशन इसके ऊपर इम्पोज करना शुरू कर देता है। यानी अब चूंकि ये स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक नेता है इस्लाम के, तो और पूरे वर्ल्ड के, तो इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, राइट। जब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं ब्रिटेन के खिलाफ, तो यहाँ पे दो ब्रदर होते हैं, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली, ये खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं ब्रिटेन के खिलाफ कि आप ये वहाँ से जो हार्श ट्रीटी आप उनके साथ कर रहे हो उसको वापस लो, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो गांधी जी इनसे मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हम दोनों लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे, क्योंकि आपका भी दुश्मन ब्रिटेन ही है और हमारा दुश्मन भी, यानी हिंदुओं का दुश्मन भी ब्रिटेन ही है, तो हम लोग साथ में आकर के ही काम करते हैं, राइट। और फिर साथ में मिल करके उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो इधर दिया हुआ है ये करने का फैसला किया। तो अब आपकी जो हेडिंग है वो है व्हाई नॉन कोऑपरेशन, यानी नॉन कोऑपरेशन क्यों। तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन के बारे में ये कहते थे कि देखो ब्रिटिशर्स अगर यहाँ पे हैं, यहाँ वो रूल करने में अगर वो कामयाब हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं। अंग्रेज यहाँ पर आए, यहाँ पे स्थापित हुए, यहाँ पे उन्होंने जो है ट्रेड किया, देन यहाँ का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया, वो सब इसीलिए क्योंकि हम उनकी हेल्प करते रहे। अगर हम ये कोऑपरेट करना बंद कर दें, उनका सहयोग करना बंद कर दें, उनको असहयोग उनका शुरू कर दें, तो क्या होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ये उनका मानना था, ठीक। जो कांग्रेस थी, आपको पता ही है कि ये टाइम कब का चल रहा है, 1920s का टाइम चल रहा है, राइट। 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, जिसमें कांग्रेस की मीटिंग होती, लीडर होते थे, सारे नियम कानून क्या करना है सब यहीं पास होते थे, वो सारे प्रपोजल्स। तो इसका भी प्रपोजल यहाँ पे पास होना था 1885 में। तो कांग्रेस के कई सारे लीडर्स जो थे, ठीक है, वो
इस चीज़ से असहमत थे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें शामिल थी, जैसे इसमें एक चीज़ शामिल थी कि जो काउंसिल इलेक्शन है उसका बाइकआउट किया जाएगा, काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, ठीक, जो 19 हाँ। और दूसरी चीज़ है, मतलब ये एक मांग थी जिस पे कांग्रेस वाले असहमत थे। दूसरा, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को खतरा था कि फिर वायलेंस फैलेगा, फिर से अहिंसा होगी, फिर से हिंसा होगी, इसलिए भी ये लोग थोड़ा रिलस्टेंट थे, यानी अनिच्छुक थे, ठीक। बाकी और भी जो आप जान लो कि क्या क्या करना था। इसमें यह था कि पहले सारे लोग जो हैं, जो ब्रिटिशर से मिले हुए जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, और टाइटल्स हैं, उसको वापस करेंगे, राइट, अवार्ड्स और टाइटल्स वापस करेंगे। जो भी ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट की जो ऑफिस सर्विस करते हैं वो सब छोड़ देंगे, कोर्ट कॉलेजेस ये सारे लोग छोड़ेंगे, यानी एक स्टेज में इसको अनफोल्ड होना था, स्टेजेज में इसको आगे फैलना था, राइट। खैर कुल मिलाकर के जो है नागपुर सेशन में 1920 में कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, गांधी जी की बात ये लोग मान गए कि ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम लोग शुरू करते हैं। गांधी जी और ये अली ब्रदर्स घूम घूम करके लोगों को आंदोलन के बारे में बताते रहे, स्वराज के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में घूम घूम कर लोगों को बताते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे, और फिर मूवमेंट जो है 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपका सेकंड टाइटल है, यानी इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आप सेकंड चैप्टर भी कह सकते हो, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट। मूवमेंट कौन सा? नॉन कोऑपरेशन। यानी यहाँ पर ये है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है और उसकी जो डिमांड है, यानी वो जिसके तहत वो स्वराज चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, उसका लोगों के लिए अलग अलग मतलब है, ठीक। और उन अलग अलग जो ग्रुप के, जो सोशल ग्रुप्स के लोग हैं, वो कहाँ के हैं, वहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट ये स्टार्ट होता है, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो इसको जो आपकी एनसीईआरटी, उसको 3 पार्ट में 3 जगह पे देखा गया। जैसे एक आपके जो टाउन एरिया है वहाँ पे, दूसरा जो आपका कंट्री साइड है वहाँ पे, और तीसरा जो आपका प्लांटेशन है वहाँ पे, ठीक। कंट्री साइड में ही हम एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं ट्राइबल्स के लिए, ठीक है, जो ट्राइबल यानी जनजातीय लोग हैं उनके लिए, ये हम यहाँ से अलग जोड़ देते हैं, ठीक। और इन चारों जगह पे देखते हैं कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्क करता है। तो कंडीशन आप समझ ही रहे हैं यहाँ पे 1920s के बाद में, जैसे लोगों ने सोचा था कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो है सिचुएशन सारी सही हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। प्राइस राइज कंटिन्यू होता रहता है, टैक्स लोगों पे बढ़ता रहता है, तो टाउन वालों की इस चीज़ की दिक्कत होगी ही, ठीक है, अगर टैक्स सिस्टम बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो कॉलेज छोड़ेंगे, वकील लोग कोर्ट छोड़ेंगे, ठीक, तो ये लोग छोड़ देते हैं। देन फॉरेन गुड्स जो हैं उनका बाइकाट किया जाता है, जो इंडिजीनियस यानी स्वदेशी चीज़ें हैं उनको प्रमोट की जाती हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ आंदोलन चलता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कोर्ट छोड़ दिए वकीलों ने, अब वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लिविंग की प्रॉब्लम तो आएगी, खाने पीने की समस्या तो आएगी, या तो अब उनके लिए दूसरे कोर्ट हों, तो कोर्ट नहीं है, यानी कुछ दिन के बाद इनको वापस यहाँ पे लौटना पड़ा। ऐसे स्कूल कॉलेजेस के साथ में हुआ, राइट, और ऑफिस के साथ में हुआ। अगर यहाँ पे बात करो जो फॉरेन गुड्स को लोगों ने बाइकाट किया था, तो फॉरेन गुड्स को बाइकाट करने में, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे ये लोग इंडिजीनियस क्लॉथ पहनेंगे, यानी खादी के कपड़े पहनेंगे। अब खादी के कपड़े जो है वो काफ़ी महंगे हैं, पुअर पीपल तो उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, उसी सस्ते कपड़े पर लौट करके आएंगे, यानी इस तरीके से यहाँ पे अनसक्सेस हुआ। अब देखते हैं कंट्री साइड में। तो कंट्री साइड में यहाँ पे देखो तो 2 तरीके के लोग, एक तो आपके फार्मर्स थे, दूसरे टीनेंट्स थे। अगर आप पिछली क्लास में पढ़े तो ठीक है, फिर भी बता देते हैं। फार्मर्स जिनकी अपनी खुद की खेती होती, टीनेंट्स जो किराए पर लेते थे लैंड को, ठीक। 2 तरीके के लोग थे। अब इनका सुप्रीम कौन होगा, इनका सुप्रीम लैंडलॉर्ड यानी जमींदार होगा। ये इनको रेंट देंगे ज़मीन का, ये किराया देंगे, मतलब ज़मीन को लीज पर लेंगे। तो लीज के कुछ सही नियम कायदे कानून नहीं थे टीनेंट्स के लिए, यानी जो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स थी। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको शुरुआत में ही बताए थे ना कि यहाँ पे फ्रीडम के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे, स्वराज के मायने भी सबके लिए अलग अलग थे। इवन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अंग्रेजों से आज़ादी, केवल अंग्रेजों से नहीं आज़ादी चाहिए थी, उनको यही नहीं पता था कि उनके असल दुश्मन कौन है, अंग्रेज है कि उनके खुद के लोग हैं। जैसे लैंडलॉर्ड्स में इंडियन भी थे, कोई ये तो है नहीं कि सारे अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे, तो ये लोग भी तो यहाँ पे अत्याचार करते थे। इवन जो सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी, जैसे हाई कास्ट हिंदूज थे, अपर जो मतलब इनके बीच में जो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन चलता था, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें भी तो आज़ादी का मतलब ये भी चीज़ें उसमें शामिल थी। वुमेन को आज़ादी नहीं थी। अब इस सब के बारे में आगे हम लोग इसी में पढ़ते रहेंगे,
राइट। तो जब यहाँ पे ये किसके खिलाफ इनकी लड़ाई थी, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में थी। बहुत सारा ऊपर से सेस देना पड़ता है नहीं, और बाकी बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, बेगार करना पड़ता था इनके यहाँ। बेगार का मतलब क्या होता है कि फ्री में जाओ काम दाम करो, राइट। तो अवध रीजन जो था, यहाँ पे इनकी लीडरशिप किया बाबा रामचंद्र देव ने, ठीक है। बाबा रामचंद्र ने यहाँ पे इनकी लीडरशिप किया, और इनके लीडरशिप में जो है जो सर्विस देने वाले लोग थे, जैसे नाई, धोबी, पोर्टर यानी कुम्हार, वाशरमैन, इन सारे लोगों ने लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम करना बंद कर दिया, राइट, कि हम काम करने यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स के लोग थे, जो लठैत्स थे, उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया, मार पिटैया हुई। और जब मार पिटैया हुई तो ये लोग भी हो गए वायलेंट, और लैंडलॉर्ड्स के घर पे, उनके फार्म हाउस पे, उन सब जगह पे क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। और जब अटैक करना शुरू कर दिया तो आपको पता ही है, जब चीज़ें वायलेंट होने लगी तो ये आंदोलन यहाँ पर भी धीमा पड़ने लगा। अब ट्राइबल्स में देखिए, ट्राइबल्स का मतलब होता है जनजातियाँ, जो बेसिकली जंगलों में घर बना करके रहते हैं। यहाँ पे इनका जो लीडरशिप किया वो अल्लूरी राजू ने किया। अल्लूरी राजू एक संत जैसे व्यक्ति थे। आपको पता है जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो थोड़ा सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी कि अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी अंधविश्वासी थे। ये राजू थे, इनको ये लोग मानते थे कि ये जो है, ये इनके अंदर काफ़ी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, इनको अगर गोली मारो तो ये मरेंगे नहीं, इनको गोली बुलेट शॉट ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो चमत्कारी व्यक्ति थे। तो और ये गांधी जी को मानने वाले थे, नॉन वायलेंस वगैरह मानने वाले थे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी, जो ट्राइबल्स थे भाई, ये फॉरेस्ट वगैरह को अपनी बपोती मानते हैं, भाई जंगल में रहते हैं तो जंगल उनका घर है, उसको मानते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट रूल था तो उसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए थे, जहाँ पे इनको जाने नहीं दिया जाता था। तो समस्याएं दो थी, एक तो अर्निंग लिविंग की समस्या थी, क्योंकि फॉरेस्ट से इनका पेट भरना है, चलना है, खाना पीना, तो एक तो उसकी समस्या। दूसरा ये है कि वो यहाँ पे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उससे उनको हटाया जा रहा है। तो दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इन ट्राइबल्स की थी। तो इनके नेतृत्व में जो है इन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया। तो जब पुलिस वालों ने, यानी जो ब्रिटिशर्स के जो पुलिस लोग थे, उन्होंने जब इनको भी भाई डिप्रेस तो करेंगे ही, तो जब उन्होंने वायलेंट किया तो ये अल्लूरी राजू जो थे, ये भी धीरे धीरे इनका नॉन वायलेंस से जो है भरोसा उठता चला गया, और ये भी वायलेंस के उस पर आ गए। तो यहाँ पर भी वायलेंस होने लगा धीरे धीरे, और यहाँ पर भी वीक पड़ेगा ही। अब देखते हैं प्लांटेशन में क्या हुआ। तो जो टी प्लांट वगैरह थे असम रीजन में, ठीक, तो यहाँ पे जो प्लांटेशन ला थे उस टाइम पे, तो उसमें ये था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको अगर प्लांट से बाहर जाना है, फार्म हाउस से बाहर जाना है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, और एक्चुअल में परमिशन उनको मिलनी नहीं थी, राइट। तो जब ये स्वराज वाला जब बात इनके तक पहुँची कि इनको स्वराज लेना है, तो इन लोगों ने उसका मतलब यही समझा कि गांधी जी ने कहा है कि आप लोग जहाँ जाओ जा सकते हो। तो ये लोग प्लांट्स छोड़ करके सब बाहर निकल लिए। अब आगे आए तो चूंकि आंदोलन चल रहा है, रेलवे लाइन वगैरह सब बंद ही पड़ी हुई है, वहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ा और इन लोगों को भी अच्छी खासी पिटाई कर दी, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है किस तरीके से यहाँ पे फेलियर होती चली गई इन सब जगहों पे। तो जब इन सब जगह पे इस तरह जब वायलेंट मोड ले लिया इस जो है मूवमेंट ने, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, मूवमेंट को बंद कर दिया। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो जो है सेकंड पार्ट, यानी दूसरे वीडियो में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना है, जिससे कि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।